नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस पत्रकार अभिसार शर्मा के दरवाजे पहुंच गई और घंटी बजा दी, बेल आइकॉन दबा दिया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। दरअसल उस बेल आइकॉन का यही मतलब रहा होगा। पत्रकारों के घर पुलिस पहुंच गई और उनके घर के दरवाजे पर घंटियां बजने लग गईं। इसी के साथ 2024 के उस भारत का दरवाज़ा खुल जाता है जहां पर पत्रकारों को देश के दुश्मन के तौर पर दिखाया जाएगा और आतंकवाद की धाराओं में बंद किया जाएगा। देश में इस वक्त लाखों की संख्या में छात्र पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके एडमिशन लेने के कारण विश्वविद्यालयों की दुकानें चल रही हैं, अब वो दुकान ही रह गई हैं, क्योंकि जब ये छात्र बाहर निकलेंगे तो उनके लिए यह पेशा बचा ही नहीं होगा। वो एक ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसके बाद वो किसी के काम नहीं आने वाली, उनके काम नहीं आने वाली है। इन छात्रों के साथ क्या होगा ये आप सोचिए कि उस पत्रकारिता का दम पहले ही घोट दिया गया है जिसकी पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं, जो अब बचा नहीं है। इस समय हम दो तरह के पत्रकार देख रहे हैं, एक सरकार का कीर्तन गाने वाले और जो ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप से निजी बातचीत के स्क्रीनशॉट निकालकर ट्वीट कर रहे हैं ताकि वो और किसी दूसरी समस्या में फंस जाए। तो इस तरह के पत्रकार अब हमारे बीच में हैं। दूसरे पत्रकार हम जैसों की श्रेणी के हैं जो बेहद चिंता के साथ इन खबरों को पेश कर रहे हैं कि खबर लिखने और बोलने के लिए आतंकवादी कह दिया जा रहा है, देशद्रोह की धाराएं लगा दी जा रही हैं और देश देखता रह जा रहा है। न्यूज क्लिक के मामले में अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता और अनिंद्यो चक्रवर्ती के घर दिल्ली पुलिस पहुंच गई और उन्हें पूछताछ के लिए ले गई। मीडिया में एफआईआर की खबर आने से पहले ही सरकार का कीर्तन करने वाले पत्रकारों ने सूत्रों के हवाले से बता दिया कि इनके खिलाफ देश की संप्रभुता का मामला है, यूएपीए लगाया जाएगा। अनिंद्यो चक्रवर्ती, प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता, अभिसार, भाषा और उर्मिलेश, इन सब की पत्रकारिता आपके सामने है। इन सभी की पत्रकारिता शानदार रही है, बेबाक रही है। अनिंद्यो चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया होगा। 1 साल नहीं 30 साल अनिंद्यो को देखा है। आज वो पुलिस की गिरफ्त में है। हम बेबसी और नाइंसाफी की हर तरह की हदों को पार होते देख रहे हैं। जिस व्यक्ति का जीवन किताबों और परिवार के बीच ही गुजरता रह गया, जिसके सवालों और जानकारी के सामने कोई टिक नहीं सकता था, उस अनिंद्यो चक्रवर्ती को पुलिस घर से उठाकर ले गई। अभिसार शर्मा, प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता, उर्मिलेश, भाषा सिंह के वीडियो आप जरूर देखिए। अभिसार शर्मा के बारे में आप जानते हैं, उनके साहस की बात आपको पता है। पहले भी अभिसार पर तमाम तरह के मुकदमे किए गए, मगर वो चुपचाप उनका सामना करता रहा और कभी खुलकर अपनी तकलीफ दुनिया को नहीं बताई, मगर पत्रकारिता में कहने से कभी नहीं डरा। वैसा अभिसार इस देश के खिलाफ किसी तरह की साजिश करेगा, यह मजाक के साथ भी भद्दा मजाक है। उर्मिलेश और भाषा की सामाजिक और राजनीतिक पत्रकारिता पर किसी को भी गर्व होना चाहिए। उर्मिलेश जैसे पत्रकार ना होते तो हिंदी पट्टी की पत्रकारिता के अंधेरे में कोई रोशनी नजर नहीं आती। भाषा अपनी पत्रकारिता में जुनूनी ना होती तो कम पैसे की इस नौकरी के बाद भी वह सड़क सड़क भटक कर आम आदमी की आवाज नहीं बनती। आज वही भाषा पुलिस की गिरफ्त में है। एफआईआर में उनका नाम है, जिनका नाम पत्रकारिता की किताबों में शानदार शब्दों में होना चाहिए था, उनका नाम एफआईआर में है। प्रॉन्जय गुहा ठाकुरता की आप तमाम रिपोर्ट को देखिए, उसमें कितने खतरे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का बहाना बना रहे हैं। उन्हीं अखबारों में अदानी को लेकर कितनी खबरें छपी हैं। प्रॉन्जय ने कितनी खबरें लिखी हैं। क्या अदानी के दफ्तर में आपने किसी जांच एजेंसी को जाते हुए देखा है? साफ है, जो बोलेगा उसे चुप करा दिया जाएगा। अभिसार शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली पुलिस मेरे घर पहुंची और मेरा लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया। पत्रकार भाषा सिंह ने ट्वीट किया कि यह मेरा लास्ट ट्वीट है, दिल्ली पुलिस ने मेरा मोबाइल जब्त कर लिया है। Why they called you today? That question I cannot answer. मेरा पास ये सवाल का जवाब नहीं है। क्यों हमें बुलाया, ये दिल्ली पुलिस को उनसे सवाल उठाइए। आज सुबह 6:30 बजे हमारा घर में 9 पुलिस के लोग आए थे और हमसे बहुत सारे सवाल उठाया।
और फिर मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और हमें कम से कम 8 लोग अलग अलग सवाल उठाया कि मैं एक भटनागर जी से बात करता हूँ क्यों यूएस में, तो बोला वो मेरा साला जी है, मेरा बीवी का भाई है। हमें ये पूछा गया कि आप सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बोला हाँ हम इस्तेमाल करते हैं। हमें ये भी पूछा गया कि आप दिल्ली का जो दंगा हुई थी, हिंदू मुसलमान दंगा, आप उसमें रिपोर्टाज किया, बोला मैंने नहीं किया। आप किसान आंदोलन के ऊपर रिपोर्ट किया, बोला हाँ किया। तो ये सारे सवाल मैं सुबह यहाँ पे 8 बजे 8:15 बजे से हूँ और अब 6:15 बजे मैं अभी निकल रहा हूँ। तो अभिसार अनिंद्यो पोरंजेगुहा ठाकुरता भाषा आरित्री के घर पुलिस पहुंच गई। इसकी सूचना आने से पहले ही अंदाजा हो गया था। YouTube में आपको कई ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें इनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है और माहौल बनाया गया है। देश को बताया गया कि ये चीन से मिले हुए हैं और उसके पैसे से देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, जबकि इनका वीडियो सब कुछ YouTube पर आपके सामने है। इसके बाद भी इस तरह की बातें कही गईं और इनके घर पुलिस पहुंच गई। आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, गोदी एंकरों के वीडियो मिलेंगे, लोकसभा के भीतर बीजेपी के सांसद का बयान मिलेगा, सूचना प्रसारण मंत्री का बयान मिलेगा। इन सभी से साफ हो गया था कि इन स्वतंत्र पत्रकारों से अब तकलीफ होने लगी है और आप जनता भी इस बात को नोट कर रहे थे। जनता ने गोदी मीडिया का खेल समझ लिया है, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिया है। YouTube पर इनके कार्यक्रमों की लोकप्रियता घट गई है और स्वतंत्र पत्रकारों की बढ़ गई है। इन लोगों ने चुनौती देनी शुरू कर दी है, इसलिए अब इनका नंबर आया है। दरअसल इन पत्रकारों के जरिए उस जनता का नंबर आया है जो गोदी चैनलों को देखना बंद कर चुकी है और YouTube पर अभिसार भाषा अनिंद्य चक्रवर्ती और उर्मिलेश जैसे पत्रकारों को देख रही है। अभिसार उर्मिलेश अनिंद्यो पोरंजय भाषा के अलावा विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर लिखने वाले बप्पा सिन्हा के घर भी छापा पड़ा। बप्पादित्य सिन्हा भी न्यूज़ क्लिक में लिखा करते थे। न्यूज़ क्लिक की एक और पत्रकार आरित्री के घर भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। आरित्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस सुबह 6 बजे मेरे घर में घुस आई, मेरा लैपटॉप, फोन, हार्ड डिस्क आदि ले लिया। मेरे द्वारा की गई रिपोर्टिंग के बारे में पूछताछ की गई। यह UAPA मामले से जुड़ा है। ग्रेट टाइम टू बी जर्नो, पत्रकार होने का यह शानदार समय है। संजय राजौरा जो एक कॉमेडी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी कला से आपको हंसाया ही है, समाज और सरकार की व्यवस्था पर टिप्पणी की है। उनके घर भी पुलिस पहुंच गई। संजय के घर से पुलिस को क्या ही मिलेगा, लेकिन किसी संस्थान में काम करने की वजह से इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। सुहेल हाशमी की उंगलियां पकड़कर न जाने कितने लोगों ने दिल्ली को देखा होगा, जाना होगा। उनके घर भी पुलिस पहुंच गई। YouTube पर सुहेल हाशमी के कई वीडियो मिल जाएंगे। अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा और खुद भी देखिएगा। भारत का शानदार इतिहास मिलेगा वहां। वैसा जीवन जीने वाले शख्स के घर पुलिस पहुंच गई। शबनम हाशमी ने ट्वीट किया है कि आज सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुहेल हाशमी के घर पर छापेमारी की। 6 लोग घर और बेडरूम में घुस आए, उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने उनका कंप्यूटर, फोन, हार्ड डिस्क और फ्लैश ड्राइव जब्त कर लिया। प्रबीर पुरकायस्थ, तीस्ता से तलवार, ट्राई कॉन्टिनेंटल इंडिया ऑफिस, सीताराम येचुरी के यहाँ भी छापा पड़ा, क्योंकि उनके स्टाफ के श्री नारायण के बेटे सुमित कुमार न्यूज़ क्लिक में काम करते हैं। न्यूज़ क्लिक के दफ्तर यहाँ काम करने वाले पत्रकारों के घर पर छापेमारी की यह घटना बता रही है कि अब पत्रकारों को जेल में रहना होगा। जिस दिन BBC की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया और जनता ने उसे चुपचाप स्वीकार किया, उसी दिन साफ हो गया था कि सरकार हर तरह की हदों को पार करेगी और हर तरह के नैतिक दबाव से मुक्त हो चुकी है। उसे अब परवाह नहीं है कि जनता इसे पत्रकारिता पर हमले के रूप में देखती है या नहीं। दरअसल अब जनता की भी कोई औकात नहीं बची है। यह दिल्ली का रामलीला मैदान है। यहाँ जब भी आंदोलन हुआ, दर्जनों OB वैन से लेकर पत्रकार रिपोर्टिंग करने पहुंच गए। यहाँ आए हर किसी को लगा होगा कि उनकी संख्या का असर होगा, मीडिया में खबर होगी, मगर कवरेज ही नहीं हुआ।
तो यह वो गोदी मीडिया है जिसके साथ आप खड़े होते हैं, मगर ये आपके साथ खड़ा नहीं होता है। यही जनता की हैसियत बच गई है। जब वह सड़क पर होती है, गोदी मीडिया सत्ता के महल में होता है। जब जनता की परवाह किसी को नहीं रही, तो चंद पत्रकारों के यहाँ छापे से इस समाज को क्या फर्क पड़ेगा जिसकी सोचने समझने की क्षमता धर्म की राजनीति ने खत्म कर दी है। वह केवल घंटी बजाने लायक रह गई है। उन खतरों की घंटी की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही कि पत्रकारिता पर यह हमला दरअसल उसके वजूद पर हमला है। पत्रकारों के खिलाफ आतंक की धाराएं लगा दी गईं। हम यहां तक आ गए और आप ही हमें यहां तक ले आए। वकील कविता श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है कि पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। धारा 153A विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने के लिए यह धारा लगाई जाती है। आईपीसी की धारा 100B भी लगाई गई है आपराधिक साजिश के मामले में। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में 10 अगस्त 2023 को न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को कथित रूप से वित्तीय सहायता देने वाले नेविल रॉय सिंघम और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच संबंध का आरोप लगाया गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेविल रॉय सिंघम के नेटवर्क ने दुष्प्रचार और चीन समर्थक संदेशों को बढ़ावा देकर मुख्य धारा के नैरेटिव को प्रभावित किया। उस समय न्यूज क्लिक पर छापेमारी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि सिंघम ने न्यूज क्लिक को फाइनेंस किया और उन्हें चीन द्वारा फंड दिया जा रहा है। उसके कुछ समय बाद लोकसभा में खड़े होकर सांसद निशिकांत दुबे ने भी अभिसार शर्मा और रोहिणी सिंह का नाम लेकर उन पर चीन से फंड लेने और दुष्प्रचार के आरोप लगा दिए। मगर उस रिपोर्ट में न्यूज क्लिक को लेकर मात्र 2 लाइन का जिक्र था, जिसमें लिखा गया कि कॉरपोरेट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि सिंघम ने न्यूज क्लिक को फंड दिया। न्यूज क्लिक ने चीनी सरकार की लाइन को अपने कार्यक्रमों में दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि एक वीडियो में न्यूज क्लिक ने कह दिया कि चीन का इतिहास मजदूरों को प्रेरणा देता है। केवल इस एक जिक्र के नाम पर आज पत्रकारों और इतिहासकारों पर रेड हुई है और पूछताछ हो रही है। इसके सामने आप अदानी पर आने वाली तमाम रिपोर्टों को देखेंगे तो कई गुना सामग्री दुनिया भर के पत्रकारों ने उपलब्ध कराई, मगर कार्रवाई क्या हुई आप जानते हैं, मगर फिर भी बेखबर रहना चाहते हैं। न्यूज क्लिक जो कंपनी है उसके साथ मैं 2018 के अंत से जुड़ा हुआ हूं और उनके साथ मुझे करीब 4.5 साल हो चुके हैं। क्या मैं न्यूज क्लिक का एम्प्लॉई हूं? जी नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साफ तौर पर कहता है कि मैं न्यूज क्लिक का एम्प्लॉई नहीं हूं, मैं न्यूज क्लिक का कंसल्टेंट हूं, कंट्रीब्यूटर हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि न्यूज क्लिक के बोर्ड में कौन बैठता है, न्यूज क्लिक क्या फैसला करता है, न्यूज क्लिक की कहां से फंडिंग होती है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया जा रही है भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित मीडिया द्वारा कि न्यूज क्लिक मेरा है? मैं न्यूज क्लिक में कंसल्टेंट हूं, कंट्रीब्यूटर हूं, तो तुम्हारा झूठ एक बार फिर पकड़ा जाता है कि मुझे शायद 1 महीने में इतने रुपए मिलते हैं और मैं देश के खिलाफ बोलता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपके सामने न्यूज क्लिक के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो पेश करना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, न्यूज क्लिक से जो मुझे पैसा मिलता है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट यानी पहला हिस्सा वो मुझे एक फिक्स्ड पैसा देते हैं जो है 2,34,000 पर महीना, ठीक है, और ये कट कटा के मेरे पास 2,10,000 आता है। और इसके अलावा YouTube से जो कमाई न्यूज क्लिक की होती है उसका एक अंश मुझे देते हैं। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि पिछले 1 साल में यानी कि 2022-2023 में मुझे कितने पैसे मिले। मुझे न्यूज क्लिक से जो फिक्स कंपोनेंट मिल रहा था वो था 2,34,000 और 12 महीने में ये हो जाता है 28,08,000 और इसमें ऐड हो जाता है YouTube से न्यूज क्लिक की जो कमाई होती है उसका एक अंश वो लोग मुझे देते हैं और वो है 7 लाख रुपए, यानी कि 28,08,000 प्लस 7 लाख, ये हो गया 35,08,000, यानी कि करीब 35 लाख।
वो भी 2022-23 में, जब मैंने 2018 में न्यूज क्लिक के साथ काम करना शुरू किया था दोस्तों। तो अपने स्क्रीन पर देखिए, तो मुझे मिल रहे थे 1 लाख अपने कार्यक्रम न्यूज चक्र के लिए, जो हफ्ते में एक बार आता है, और बोल के लब आजाद हैं तेरे के लिए मुझे मिल रहे थे 60,000। यानी कि कुल मुझे 1,60,000 पर मंथ मिल रहा था। और उस वक्त न्यूज क्लिक का यूट्यूब मोनेटाइज नहीं था, यानी कि यूट्यूब के जरिए न्यूज क्लिक पैसा नहीं कमा रहा था। यानी कि 2018 से लेकर 2019 के अंत तक मुझे 1,60,000 रुपए न्यूज क्लिक से मिल रहे थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के यहां छापेमारी की निंदा की है। प्रेस क्लब ने कहा है कि हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो सभी जानकारी जनता के सामने रखे। हम पत्रकारों के साथ हैं। एडिटर्स गिल्ड ने भी यही कहा है। गोदी एंकरों को आज बहाना मिल गया होगा, मगर उन्हें याद रखना चाहिए कि इन पत्रकारों के यहाँ छापेमारी से उनके गटर की पत्रकारिता गंगा नहीं हो जाती है। ऐसे गोदी एंकर के काम उनके दर्शक भी जानते हैं कि ये लोग गटर का पानी पत्रकारिता के नाम पर उनके ड्राइंग रूम में बहा रहे हैं। ऐसे गोदी पत्रकार इन दिनों सूत्रों का हवाला देकर या गिरफ्तारी पर चुप रहकर किस तरफ खड़े हैं जनता देख रही है। गौतम अडानी को लेकर अखबारों में कितनी रिपोर्ट आई? क्या आपने सुना कि उनके दफ्तरों में पुलिस गई है, उनके चैनल के पत्रकारों और संपादक को गिरफ्तार किया गया है, उसका फोन जब्त किया गया है, लैपटॉप जब्त किया गया है, सुबह सुबह उसके घर पर पुलिस दबिश देने गई है? क्या आपने सुना? ये सब नहीं सुना आपने। दिल्ली में शराब नीति को लेकर जब छापे पड़ रहे थे, ऑफ रिकॉर्ड खबरों का बाजार इसी तरह से गर्म हो गया, अफवाहें उड़ाई जाने लगी। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को कहा कि प्रेस में जो भी आधिकारिक सूचनाएं दी गई हैं उन्हें कोर्ट के सामने पेश कीजिए। शराब नीति के मामले में तब मनीष सिसोदिया और बिजनेसमैन विजय नायर से पूछताछ चल रही थी। यह खबर नवंबर 2022 की है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। विजय नायर ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके बारे में खबरें बहुत ज्यादा लीक की जा रही हैं, इससे उनके आरोपी होने के अधिकारों पर असर पड़ रहा है। मतलब एक आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। मगर गोदी मीडिया में उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर, सूत्रों के हवाले से खबरें बनाकर फैसला सुना दिया गया। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसलिए प्रेस क्लब की मांग सही है कि सरकार सारी जानकारी जनता को बताए। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह देखेगा कि ईडी सीबीआई ने जो आधिकारिक तौर पर कहा है और जो टीवी चैनलों ने रिपोर्ट की है उसमें कितना अंतर है। क्या उन्होंने मनमाने ढंग से काल्पनिक बातें कही हैं? मगर यहां तो आलम ही दूसरा है। पहले काल्पनिक तरीके से अफवाहों के जरिए माहौल बना दिया जाता है और फिर इन छापों और गिरफ्तारियों से उसे सच साबित कर दिया जाता है। केरला के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के साथ क्या हुआ? 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया गया और यूएपीए लगाया गया। सितंबर 2022 में कप्पन की बेल पर सुनवाई हो रही थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच थी। कोर्ट सरकार की इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ कि कप्पन के पास जो दस्तावेज मिले हैं वो भड़काऊ हैं, जबकि इसी आरोप में वो 2 साल के लिए जेल में रखा गया। उनके पास ऐसे पैम्फलेट थे जिस पर लिखा था जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम। क्या यह अपराध है? जिस दिन सिद्दीक कप्पन को जमानत मिली उस दिन कोर्ट ने कहा था कि हर किसी के पास बोलने की आजादी का अधिकार है और क्या सरकार की नजर में इंसाफ की मांग करना आपराधिक है? कोर्ट ने कहा था कि कप्पन बेल के लिए योग्य हैं क्योंकि वे हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और केस के तथ्य भी अजीबोगरीब हैं। इसी तरह केरला के मीडिया वन चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में आरोप लगाकर बंद कर दिया गया, बैन किया गया। गृह मंत्रालय ने बाकायदा बैन किया, कारण भी नहीं बताया। यही ने केरला हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में सरकार की दलील स्वीकार की। मीडिया वन को पता ही नहीं चला कि किन कारणों से चैनल बैन किया गया, क्या सबूत दिए गए। न्यूज क्लिक पर भी यूएपीए लगाया गया है। इस मामले में अप्रैल 2023 में फैसला आ गया।
करीब 1.5 साल का समय इस प्रक्रिया में बर्बाद भी हुआ, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट के सामने सूचना प्रसारण मंत्रालय की तमाम दलीलें धाराशायी हो गईं। इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूं कि इस वक्त जो कहा जा रहा है वो पहले भी दूसरे मामलों में इसी तरह से कहा गया, जो बाद में जाकर फर्जी साबित होती रही। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने चैनल पर प्रतिबंध को हटाते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय को 4 हफ्ते का समय दिया कि मीडिया वन के लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाना चाहिए। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य नागरिकों के अधिकारों को कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहा है, यह कानून के राज की भावना के खिलाफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भर हो जाने का मतलब यह नहीं कि राज्य बराबरी और तटस्थता से काम नहीं करेगा। बंद लिफाफे की प्रक्रिया अपनाने से याचिकाकर्ता के अधिकारों का हनन होता है। हमने सिद्दीक कप्पन, मीडिया वन का उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप देख सकें कि उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, अनिंद्यो चक्रवर्ती, आरित्री, परंजय गुहा ठाकुरता और भाषा सिंह के यहां पुलिस के जाने और यूएपीए जैसी धाराएं लगाने का क्या मतलब है? इतिहास क्या है? एक न्यूज संस्थान पर यूएपीए क्यों लगाया जा रहा है? 28 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने कहा था कि किसी आतंकी संगठन को सपोर्ट करने या उससे जुड़े होने के कारण आप किसी पर यूएपीए नहीं लगा सकते। कोर्ट यूएपीए की धारा 38 और 39 पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। हिंडनबर्ग और उसके बाद ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में अदानी के ताइवानी नागरिक चैंग चुंग लिंग के रिश्तों पर विस्तार से छपा है। अदानी समूह से जुड़ी कंपनियों में निदेशक और शेयर होल्डर के रूप में ये मौजूद हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि अदानी के शेयरों के खरीदने बेचने में इन लोगों ने जिस फंड का इस्तेमाल किया, उस फंड पर भी कथित रूप से अदानी परिवार के वरिष्ठ सदस्य का नियंत्रण है। वरिष्ठ सदस्य का नाम गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी बताया गया है। ये सभी बातें सामने आई कि चैंग का सिंगापुर में वही पता है जो विनोद अदानी के घर का पता है। क्या जांच एजेंसियां चैंग चुंग लिंग के घर गई छापा मारने, पूछताछ करने गई? क्या कोई कार्रवाई हुई भी? तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग। चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं तो ये जो चाइनीज नेशनल है ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? ये साबित होना चाहिए। ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो 2 फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? मैं दोहरा रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के रेपुटेशन का मामला है। ठीक है, हमारे सामने G20 है, यहां पे दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और यहां पे प्रधानमंत्री पे डायरेक्टली सवाल उठाया गया है। एंड प्राइम मिनिस्टर शुड कम क्लीन। प्राइम मिनिस्टर शुड से यस, आई अनाउंस JPC, I announce an investigation into Mr. Adani. I announce an investigation into this क्या नाम है उसका चाइनीज वाले का? चैंग चुंग लिंग. I announce an investigation into this Chang Chung Ling man and also into this Nasir Ali Shaban Ali man. Right? So this is the duty of the Prime Minister. शुक्रिया. अदानी तो अब देश हैं,
वो देश के लिए खतरा नहीं है, मगर 4 पत्रकार जो अपनी बात कहते हैं, लिखते हैं, आपके बीच आकर कहते हैं, वो अब देश के लिए खतरा बताए जा रहे हैं। चीन सीमा पर आया, भारत के इलाके में आया, लेकिन उनसे उनका नाम नहीं लिया गया, चीन का, जो इन दिनों बेल आइकॉन दबाने के लिए कह रहे हैं। आज चीन का नाम लेकर पत्रकारों को जेल जाने भेजने की तैयारी की जा रही है। दरअसल यह आम जनता का सामान बांधा जा रहा है। 4 पत्रकारों के सहारे आपको चुप कराया जा रहा है और इस देश को तमाम जरूरी खबरों से भटकाया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।